उत्तर प्रदेश में सुपर टैट और यूपी टैट इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और गणित का जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं उसे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं जिससे हमारे ये 3 उद्देश्य पूरे हो सकें। तो इनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमारा पहला उद्देश्य होता है ये गणित भैया हमें सीखना है, रटना नहीं है। गणित रटने का विषय नहीं होता है, गणित सीखने और समझने का विषय होता है। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। दूसरा हमारा उद्देश्य है, यदि आप सुपर टैट की तैयारी कर रहे हैं तो 20 में से भैया कम से कम आपको 15 नंबर तो लाना ही है। 20 में से 20 का टारगेट बना के चलना है, लेकिन 15 नंबर गिरे से गिरी हालत में आपके आना ही चाहिए। इससे कम नंबर तो किसी भी हालत में होना ही नहीं चाहिए। इसी प्रकार यदि आप सुपर टैट की परीक्षा देने वाले हैं तो आपके 30 में से कम 25 नंबर होना ही चाहिए। यहाँ पर आपका कोई भी बहाना काम नहीं करेगा कि मुझे गणित नहीं आती है, हमने हाई स्कूल में गणित नहीं पढ़ी है, मेरा गणित कमजोर है, मुझे डर लगता है, ऐसा कुछ भी बहाना काम नहीं करेगा। आपको अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको गणित में इतने नंबर लाने ही पड़ेंगे। और हमारा तीसरा उद्देश्य होता है कि भैया धीरे धीरे प्रैक्टिस करके प्रश्नों को सॉल्व करके अपने अंदर इतनी क्षमता को विकसित कर लीजिए कि आप 2, 4, 5 प्रश्न आप मौखिक ही सॉल्व कर सकें। आप प्रश्नों को पढ़िए, विकल्प को पढ़िए, जो भी विकल्प आपको सही लगे उसमें आप टिक लगा सकें, ऐसा आपके पास क्षमता विकसित होनी चाहिए। और ये अगले 3 से 4 महीने में जब तक आपका पेपर नहीं होता है तब तक हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हम लोग एक साथ आपको क्षमता डेवलप हो जाएगी। तो साथ में बने रहिए और प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। ये आपका पहला प्रश्न आ चुका है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और बताना आपको भूल गए हैं कि भैया ये सारे जो प्रश्न हैं ये चच्चू पब्लिकेशन की किताब से लिए गए हैं। तो चच्चू पब्लिकेशन की जो बुक है वो ठीक ठाक अच्छी बुक है, मार्केट में उपलब्ध है। आप इस किताब को मार्केट से खरीद सकते हैं। सुपर टैट में जो चच्चू पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट की बुक है वहीं से ये सारे प्रश्न लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग प्रश्न को देख लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व किया जाता है। देखो भैया एक अलग सी यहाँ पर सारणी दी गई है, इसमें 1 और 2 का वर्ग का गुणा किया गया है, यहाँ पर 2 और प्लस 3 का वर्ग का गुणा किया गया है, और यहाँ 3 प्लस 4 के वर्ग का गुणा किया गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 2 फार्मूले जानते हैं। अगर हमारा a1 + 2 + 3 + 4 इस प्रकार करके n पदों का योगफल निकालना होता है तो हमारा ये फार्मूला होता है n+1/2। और अगर हमारे n² पदों का वर्ग का फार्मूला निकालना होता है 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग + 4 का वर्ग + n², तो इसका ये फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। लेकिन यहाँ पर जस्ट आपका जो सारणी दी गई है जस्ट उल्टा दिया गया है। आपका 1 है, फिर 1 में गुणा 2 का वर्ग है, फिर 2 में गुणा 3 का वर्ग है और 3 में गुणा 4 का वर्ग है। तो यहाँ पर देखिए इस 1 2 3 यहाँ 1 2 3 हमारे आ ही रहे हैं, यहाँ है 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग, और इस प्रकार कब तक करना है 10 तक हमें जानना है। तो ऐसी संख्याओं का एक फार्मूला होता है, इन्हीं दोनों फार्मूले से ही मिलाकर एक फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या होता है n+1 और n+2, और फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3n और +5। ठीक है, और नीचे कितना रहेगा /12। ठीक है, यहाँ नीचे 2 है, यहाँ नीचे 6 है, तो 6 दूनी 12, नीचे रहेगा 12। ये जो नीचे 5 है ये कहाँ से आता है, जो आपके 10 पद हैं इसका आप आधा करेंगे तो आपका 5 होता है, तो पीछे वाला 5 यहाँ से आता है। ये आपका फार्मूला बनता है n+1 n+2 और 3n आपका +5। 5 कहाँ आता है, जो आखिरी पद होता है उसका आधा करने से ये पीछे वाला 5 आता है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। पदों की संख्या कितनी है 10, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, यहाँ पर 10, n का मान रखते हैं, ये 10 हो जाएगा, गुणे यहाँ n का मान 10 रखेंगे, +1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, यहाँ n का मान 10 रखेंगे +2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, और n का मान यहाँ 10 रखेंगे, 10 या 30, और 30 और 5 हो जाएगा भैया 35। इसको आप सॉल्व कर लेंगे ना। नीचे कितना भैया 12 है, ये 12 से 12 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 का 11 का 35 का आपस में जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, चलिए आपका आंसर 3850 आएगा। कहाँ पर है 3850, 3850 पहला वाला विकल्प आपका सही रहेगा, गुणा आप कर लीजिएगा। और ये वाला फार्मूला भी आप सभी लोग याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले
प्रश्न पर देखिए, चच्चू पब्लिकेशन में बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए जो भी है उसको सॉल्व करते हैं। हमें इसमें HCF निकालना है। HCF निकालना है, किसका निकालना है? 27 का और 81 का और किसका भैया? 63 का। इसका HCF निकालना है। तो इसका HCF निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा तरीका जानते हैं कि भैया ऐसी किसी संख्या से भाग कर दीजिए जिससे ये सारी संख्याएं कैंसिल आउट हो जाए, यानी कट जाएं। तो 9 का भाग करेंगे तो 9 3 27, 9 9 81 और 9 7 63। ठीक है, तो अभी हमारा कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। अब यहाँ 3 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 7 बचा। अब हमारे पास कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये तीनों संख्याएं कैंसिल आउट हो जाएं। ठीक है, तो 3 से ये 3 9 कट जाएगा, लेकिन 7 नहीं कटेगा, यानी कोई भी संख्या आपकी नहीं है जिससे ये सारी संख्याएं कैंसिल आउट हो जाएं। तो कुल मिला के आपका जो HCF रहेगा वो 9 रहेगा। तो दी गई संख्याओं का अगर आपको HCF मासापा निकालना है तो ऐसी संख्याओं का भाग किया जाता है जिससे सभी संख्याएं कट जाएं। तो हम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। कौन सा है? विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। बच्चों वाला प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में 3/4 में भाग देने के बजाय वो 3/4 से गुणा कर दिया जाए तो उत्तरों के अंतर में 375 प्राप्त होता है। चलिए ठीक है, इसको सिंपल तरीके से करते हैं। ज़्यादा कैलकुलेशन दिमाग लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। संख्या को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो x में 3/5 से भाग देने के बजाय 3/4 से गुणा कर दिया जाए तो उत्तरों का अंतर इतना प्राप्त होता है। तो चलिए ठीक है, तो यानी कि हमारा कौन सा उत्तर बड़ा है? हमारा, चलिए करते हैं। संख्या है, संख्या में 3/4 का भाग करते हैं। संख्या को हमने x मान लिया, x में 3/4 का भैया भाग करते हैं। ठीक है, अंतर प्राप्त होता है। और हाँ, फिर बजाय क्या करें? संख्या में 3/4 से गुणा करें। तो संख्या हमारी x थी, x में किसका गुणा करें? 3/4 से गुणा करें। ऐसा हमें करना था भाग, हमने कर दिया गुणा। तो उत्तरों में अंतर 175 प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम ऐसा कर दें तो इनका जो अंतर आता है वो कितना आता है? 175 आता है। ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, अब इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए भाग का निशान है, जब इसे गुणा का निशान बनाएंगे तो 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, माइनस के ये कितना है? x गुणे 3/4 और यहाँ पर है 175। यहाँ पर 4 3 12 आप एलसीएम लेंगे, इसको यहाँ हम लिख देते हैं 12 आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12 और 4 चौके 16, 16x ऊपर रहेगा, माइनस 4 3 12, 3 त्रिका 9, 9x आपका नीचे रहेगा, बराबर कितना है? 175। 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा भैया 7x और नीचे है 12, बराबर हो जाएगा 175। 7 से कैंसिल आउट करते हैं, 7 दूनी 14 और 7 पन्ना 35 और 25 का 12 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 300। यानी 300 आपका आंसर है। कहाँ पर है? विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया है। इसमें ज़्यादा ट्रिक लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट आपका यूज नहीं हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी बहुत ही आसान है। चच्चू पब्लिकेशन में हमने आपको अभी बताया कि भैया प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं दिए गए हैं, आसान से प्रश्न हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको कैलकुलेशन करनी है। इसको आप देखिए, 125 को क्या लिख सकते हैं? 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3। 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3 और जो 3 घात बाहर थी वो तो है ये है, गुणा यहाँ 25 को क्या लिख सकते हैं? इस वाले 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 2 और ये 5 की घात जो 3 थी ये तो बाहर है, ये है, ये भाग का निशान है, ये 5 की घात 3 है। और यहाँ पर देखिए ये √2, ये वाला जो √2 लिखा है इसको 1/2 लिखा जाता है। इसको क्या लिखा जाता है? घात में 1/2 लिखा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा घात है, ये पूरा इकट्ठा है, इसमें x के नीचे 1/2 मत लिखिएगा, ये पूरा है पूरा। तो यहाँ पर क्या है? बराबर का लगा के 5 की घात x और प्लस 15 ये पूरा है। ठीक है, x पे और नीचे आपका कितना? ये जब √2 हटाएंगे तो नीचे इस पूरे के नीचे 2 आएगा। इस गलती मत करिएगा, x के नीचे 2 मत लगाइएगा क्योंकि पहले आपकी घात x + 15 है, उसके नीचे 2 आएगा। बात समझ गए? चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए पहले संख्या में घातों का गुणा हो जाएगा तो कितना होता है? 5 की घात 3 त्रिका 9 हो जाएगा, गुणे ये 5 की घात 3 दूनी 6 हो जाएगा, भाग्यम यहाँ 5 की घात कितना है? 3 है, बराबर 5 की घात
कितना है भैया आपका इसमें जो घात लगी है वो x प्लस के 15 और डिवाइड बाई 2 है। अब यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, ये जो आगे वाली संख्या है 5 की घात 9 और 5 की घात 6, इसको पहले मैं सॉल्व कर लीजिएगा। आप बोडोमॉस का नियम जानते हैं, पहले भाग वाली संख्याओं को सॉल्व किया जाएगा। तो यानी x की घात 6 में 5 की घात 6 में 5 की घात 3 का भाग करेंगे तो घातें घट जाती हैं, तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो आपको पता ही है। तो गुणे यहाँ बचेगा 5 की घात 3, ये इसको ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये 5 की घात 6 है, इसमें भाग करना है, नीचे 5 की घात 3 है, भाग करने का मतलब नीचे आ जाना, तो 3 से ये 6 कटेगा तो 5 की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। घातें घट जाती हैं, काटना नहीं है कि 3 दूनी 6 नहीं कर देना, घातें घट जाती हैं। इसको हम चलिए यहाँ लिख देते हैं, 5 की घात 6 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर 5 की घात 3 ये आएगा, ठीक है। इसको भी भूल जाइए। तो कैंसिल आउट नहीं करना है, ऊपर जाके घटाना है, घातें घटती हैं, भाग में घातें घटती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है 5 की घात x प्लस के 15 और डिवाइड बाय नीचे कितना है 2 है। अब देखिए हमने अभी भी बताया भाग में क्या होता है, जब भाग का निशान लगा होता है तो घातें घट जाती हैं, गुणा का निशान लगा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 12 और 3 जोड़ेंगे तो 5 की घात कितना आएगा, यहाँ पर इस तरफ आएगा 12 और बराबर इधर रहेगा 5 की घात x प्लस के 15 डिवाइड बाई 2। अब कहाँ सॉल्व करें, इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए आप इतना जानते हैं, जब आधार बराबर होता है तो घातें बराबर हो जाती हैं। तो LHS में भी आधार 5 है, RHS में भी आधार 5 है, तो आपकी घातें बराबर हो जाएंगी। तो 12 बराबर हो जाएगा x प्लस के 15 डिवाइड बाई 2। 2 का इधर तिरक गुणा करेंगे 12 में तो हो जाएगा 24, यानी x प्लस 15 बराबर हो गया 24, और 24 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, 5 4 9 9 बचेगा। 9 कहाँ पर है, विकल्प सी में है, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। तो प्रश्न आसान था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन कैलकुलेशन में अगर आप थोड़ी बहुत गलती कर देंगे तो आंसर आपका अलग आने लगेगा, इसलिए कैलकुलेशन में गलती मत करिएगा, जो बताया है उसी हिसाब से प्रश्न को सॉल्व करिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न तो बच्चों वाला प्रश्न दे दिया गया है, चच्चू पब्लिकेशन में गजब एक प्रश्न बनाता है। अगले 1-2 प्रैक्टिस सेट इसके हैं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इस पब्लिकेशन के प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए 20 को 100 के प्रतिशत में बदलो तो हमें पता है 20% आता है, 20 को 100% में बदला जाए तो 20% ही आएगा, इसमें कौन सा दिमाग लगाना है। लेकिन इसमें समझ लेते हैं, कुछ आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ 20% ही लिखा था, अगर यहाँ पर कुछ अलग संख्याएं हो तो हमारा दिमाग कंफ्यूज होने लगेगा कि हम 20 को ऊपर लिखें कि देखिए प्रतिशत में क्या होता है कि एक संख्या ऊपर लिखी जाती है, एक दूसरी संख्या नीचे लिखी जाती है, गुणा 100 किया जाता है। तो आप इसमें ऐसा सिंपल सा तरीका याद रखिए कि जिसके बारे में पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछ रहे हैं, 20 के बारे में पूछ रहा है, इसे ऊपर लिखते हैं और बाकी की जो दूसरी संख्या है उसे नीचे लिखते हैं और गुणा 100 कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर होता है वो प्रतिशत में आ जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए, अगर यहाँ पर कोई दूसरी संख्याएं दी होंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 20 किस संख्या को ऊपर लिखें, किस संख्या को नीचे लिखें। तो इसको समझने के लिए आप सिंपल सा दिमाग लगाइए, जिस संख्या के बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखते हैं, दूसरी संख्या जो दी होती है प्रश्न में उसे नीचे लिखते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बहुत बड़ा बड़ा लिखा गया है, लेकिन इसका अपने हमारा जो मेथड है बाहुबली मेथड उससे लगाएंगे तो प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यश ने एक लैपटॉप जो है 30,000 में बेचकर 10% की हानि उठाई। तो इसको कहाँ लिखे, यहाँ पर लिखते हैं। देखिए 10% हानि का मतलब होता है कि जो उसने बेचा होगा, कोई भी चीज़ कितनी होती है भैया, कोई भी चीज़ आपका 100% होती है, तो आप जानते ही हैं। तो 10% हानि का मतलब होता है उसने जब बेचा होगा तो 90% में बेचा होगा, 100 में से 10 घटा देंगे। अब यहाँ पर आपको बेचना है 20% लाभ पर, तो कोई भी चीज़ 100% होती है और 20% के लाभ का क्या मतलब होगा कि जब वो बेचेगा तो उसका जो प्रतिशत में वैल्यू होगी वो 120% रहेगी। ठीक है, और 90% में जब उसने बेचा था तो उसकी कीमत 30,000 रुपया थी, ये आपको दिया गया है। यानी कि अब अपना बाहुबली मेथड लगाते हैं। जो रुपया लिखा गया है बाहुबली मेथड में होता है भैया, जो रुपया लिखा गया है उसे ऊपर लिख लीजिए, इसकी जो प्रतिशत वैल्यू है इसे नीचे लिखिए। तो 30,000 में बेचा तो 10% की हानि में बेचा, यानी उसकी जो परसेंटेज वैल्यू थी वो कितनी थी, 90% थी। ठीक है,
तो रुपया ऊपर लिखा, उसकी जो प्रतिशत वैल्यू होती है नीचे लिखा, जो हमें निकालना है उसका गुणा कर दिया। निकालना क्या है, 120% में बेचेंगे तो कितना रुपया मिलेगा, इसका गुणा कर दिया। तो ये अपना बाहुबली मेथड कहलाता है, इसको लगा दिया, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कितना आसान सा प्रश्न है। ये परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 भी कट जाएगा, और किससे काटे, 3 से। 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 चौके हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 10 बार कटेगा। ठीक है, और 10 का गुणा करेंगे 4 में, 10 का गुणा करेंगे हो जाएगा 40। 3 जीरो आपके नीचे हैं, 40,000 कहाँ पर है, विकल्प आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आसान प्रश्न था, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कुछ अच्छा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। समान समय और समान वार्षिक दर पर लिए गए धन का साधारण ब्याज उसका 1/4 हो जाता है। जब भी आपको धन ना दिया गया हो, रुपया की बात ना दिया गया हो, तो भैया रुपया आप 100 माना कीजिए, जो मूलधन माना करिए 100 रुपया माना कीजिए। तो ब्याज कितना हो जाएगा, उसका 1/4, यानी 100 का 1/4 कितना होता है, 25 रुपया। तो मूलधन हमने 100 रुपया माना है, ब्याज हमारा हो गया 25 रुपया। ठीक है, अब समय और वो आपकी दर दोनों बराबर है, तो ठीक है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज का भी फार्मूला लगा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप जानते ही हैं कि साधारण ब्याज में क्या होता है। साधारण ब्याज में जो ब्याज निकालना होता है, चलिए साधारण ब्याज का ही फार्मूला लगा देते हैं, ज़्यादा नहीं समझते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे कितना भैया, 100। ठीक है, यही सिंपल सा फार्मूला लगा देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, हाँ, समय को कितना मान लो भैया, समय को t मान लो। ठीक है, दर कितना होता है, दर आपका r होता है, और दोनों क्या है, दोनों समान है। दोनों यहाँ प्रश्न में लिखा है दोनों समान है, यानी दोनों बराबर हैं। तो t का मान r के मान के बराबर है, तो r की जहाँ पे हम लोग t लिख सकते हैं। तो ब्याज कितना निकाला है भैया, 25 रुपया। मूलधन कितना है, 100 रुपया। दर है r, और r को हम लिख सकते हैं t, तो यहाँ लिख दिया t। समय कितना है, t है, ये है, नीचे है 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो t² बराबर हो गया 25, और t का वर्गमूल ले लेंगे तो हो जाएगा 5। तो 5 वर्ष में ये कहानी होगी। 5 वर्ष आपका विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। समय आपको निकालना था, समय आपका 5 वर्ष आ रहा है। ठीक, आसान प्रश्न है, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रथम 14 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, अभी अभी आपने पहले प्रश्न में, ये वाले प्रश्न में आपने देखा है कि जो वर्गों का औसत होता है ये फार्मूला होता है, ये अभी आपने देखा है। लेकिन यहाँ पर इसमें सम विषम की बात नहीं की गई है। लेकिन अगर विषम संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा जाए तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो अगर विषम संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा जाए तो भैया ध्यान दीजिए, विषम संख्याओं के वर्गों का औसत का फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए। विषम संख्याओं के प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों के औसत का फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं 4n² माइनस के 1 और अपॉन 3। ये किसका फार्मूला होता है, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत का ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है भैया, n की वैल्यू प्रश्न में साफ साफ आपको 14 दिया गया है। तो चलिए लिखते हैं 4 गुणे, यहाँ 14 का वर्ग करेंगे तो 196 आएगा, माइनस के 1 है और नीचे है 3। तो 4 का 196 यहाँ लिख देते हैं बगल में। 4 का 196 में जब गुणा करेंगे तो 784 हो गया, और नीचे -1 आपका पीछे है, ये है, बटे 3 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 783 आ जाएगा, और नीचे आपका 3 है, भाग कर दो तो 3 दूनी 6, 3 छक्के 18 और 3 एकम 3, 261 कहाँ पर है, विकल्प बी में है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये एक छोटा सा फार्मूला था, इसको आप रट लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, कितना आसान से प्रश्न आ जाते हैं। ए का 20 लिख देते हैं। ए का मतलब होता है गुणे और 20%। बी का मतलब होता है गुणा और 50%। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रतिशत के निशान दोनों तरफ है ये कैंसिल हो जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ए और नीचे लिखो बी। बी का तिर्यक भाग करके ए के नीचे ले आए हैं,
तो इस तरफ आपका 5 है, ये है 2 का तिर्यक गुणा करके बी के नीचे लेते जाओ, तो यहाँ पर 5 के नीचे चला गया तो हो जाएगा 2। तो a बटे बी का तिर्यक गुणा करके इस तरफ लिया है, 2 का तिर्यक गुणा करके उस तरफ ले गए हैं। ठीक है, इतना किया है। तो a बटे बी बराबर हो गया 5/2। आपको पता है भिन्न वाली चीज़ों को अनुपात में भी लिख सकते हैं, तो a बटे बी, a अनुपात b बराबर हो जाएगा 5/2। 5/2 आपका विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न था, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। चक्षु पब्लिकेशन को ज़्यादा ही आसान प्रश्न दे रहा है, तो अभी इनके हमारे पास 2 पीपीटी तैयार हैं 2 प्रैक्टिस सेट के, इसलिए 2 प्रैक्टिस सेट तो पढ़ाएंगे चक्षु पब्लिकेशन के, लेकिन उसके बाद हम लोग चक्षु पब्लिकेशन में गणित के प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए कितने आसान से प्रश्न आपके सामने चक्षु पब्लिकेशन दे रहा है। तो भैया 15 बोतलों की कीमत कितना दे रहा है, बच्चों वाला प्रश्न है। कक्षा 4 में इस तरह प्रश्न आते हैं, 15 बोतल की कीमत 1500 है, 15 का भाग कर दो तो 1 बोतल की कीमत हो जाएगी 100 रुपया। निकालना कितना है, 25 बोतलों की कीमत, तो इसमें 25 का गुणा कर दो, तो 25 बोतल इधर हो गया 25, इधर हो गया 25 एकम 25, 2500 रुपया। बच्चों वाला प्रश्न है, कहाँ पर है भैया, पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। तो कुछ करना नहीं था, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। तो चक्षु पब्लिकेशन का ये जो प्रैक्टिस सेट था, इसमें कुछ ज़्यादा ही आसान से प्रश्न दिए गए थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोगों को कठिन प्रश्न और आसान प्रश्न सभी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करते ही रहना चाहिए। यदि आप सुपर टैट क्विकी और यूपी टैट इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो लेक्चर को जरूर से जरूर देखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और इस चैनल का कुछ प्रमोशन भी करिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए हम लोग दिन रात वीडियो बनाते ही रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम भी आपके ही समान जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसको क्वालिफाई करके बेसिक में अध्यापक है, तो समय कम मिल पाता है, इसलिए वीडियो ज़्यादा नहीं आ पाती है, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग अपना कीमती समय निकालकर आपके लिए वीडियो इसी प्रकार से बनाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।